दूर दूर से आए हुए हमारे किसान भाई बहन, सबको सादर जय हिंद, वंदे मातरम। और जो आप इतने दूर से हमें सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, मैं समझ रहा हूं कि इसमें बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इसमें लगभग 90% रुपए के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि इस देश में सर्वप्रथम अगर रुपए की इस घोटाले को या इस रुपए में हो रही अनियमितता को, इस रुपए के माध्यम से हो रही शोषण को आप ही लोगों ने पूरे देश के पटल पर लाया था, जिसमें मैं भी था। कुछ समय का चक्र ऐसा चला कि अब उन स्थितियों और परिस्थितियों से सीख लेते हुए मेरे विचार में आया कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस देश की जो पीड़ा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसका समाधान हो। और फिर इसमें लगभग 2015 से लगभग 13 से सन 2013 से लेकर के और अब तक निरंतर इसका शोध, इसका खोज, इस पर रिसर्च आज भी जारी है। अभी हम लोग इस बुक को लेकर के एक बैठक किए थे। उस बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि आज देश में कर्ज के नाम पर जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, इस अवैध रुपए को लेकर जिस तरीके से किसानों की कुर्की और नीलामी की जा रही है, उसमें कुछ नए रिसर्च हो रहे हैं और इसके लिए पूरी एक लीगल टीम बनाई गई है। उसमें हाई कोर्ट के, जिले के जो हम लोगों से जुड़े हुए एडवोकेट हैं, वो अपना समय भी दे रहे हैं। मतलब उनसे हर तरीके का सहयोग मिल रहा है, तमाम डिस्कशन होता है और उसके बाद से जो चीजें निकल रही हैं, अब तो मैं देख रहा हूं कि उसको एक तरीके से बिजनेस भी बना दिया गया उस हथियार को, जो बड़े दुख की बात है। और ऐसा अगर आप लोगों के वहां हो रहा हो तो यह सब चीज कतई मत होने दीजिए। और उसका सबसे अच्छा उपाय है, और हम आपको बता देते हैं कि आपके पास अगर कोई इस तरीके का समस्या हो तो सीधा सोमदेव के मोबाइल पर आप फोन कर दीजिए। उसमें क्या हो सकता है, कैसे आप क्या करें, ये आपको बिल्कुल मुफ्त में सलाह देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग फीस लेते हैं या कोई, अगर कोई स्वेच्छा से अगर उसका काम हो रहा है, कुछ सेवा कर दे रहा है, तो वह बात एक अलग है। तो इसमें ऐसा भी कुछ हुआ है। वैसे मैं मुद्रा के बारे में, रुपया के बारे में आपको एक चीज बस बताऊंगा कि रुपया क्या है, आज तक बहुत कम लोग समझ पाए। देखिए, जब रुपया नहीं था
तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था। रुपये का निर्माण क्यों हुआ, उस रुपये के पीछे मंशा क्या थी? तो यही था कि जो वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसमें किसी न किसी का कुछ शोषण हो जा रहा है। उस शोषण को रोकने के लिए इस मुद्रा का जन्म हुआ। और जो मुद्रा का जन्म हुआ वो 3 धातुओं में ही हुआ, सोने में, चांदी में और तांबे में। यही 3 धातु की मुद्राएं चलती थी। जो 1 रुपया बना, मैं बिल्कुल ये दस्तावेजी बात बोल रहा हूं, जो 1 रुपया बना वह 1 रुपया चांदी का बना। इससे जो बड़ी इकाई बनी वह सोने में बनी, और जो सबसे छोटी इकाई बनी जिसे हम लोग पैसा कहते हैं वह तांबे में बना। इसमें गड़बड़ी कैसे आई आप और सुन लीजिए। हजारों बरस से यही मुद्रा चलन में रही और उसका मानक निर्धारित था कि इतने ग्राम सोना को मुहर बोला जाएगा, इतने ग्राम चांदी को रुपया कहा जाएगा, ऐसे करके पैसे में भी कि इतने ग्राम पैसे को आना, रत्ती, पाई, ऐसे करके उस समय चलता था। उसके तमाम पैसों के वो मापन होते थे। उस तरीके से उसका नामकरण किया गया था। नामकरण कब हुआ? तो इतिहास से यह पता चलता है कि जब शेर शाह सूरी सत्ता में था तो उसी ने ये सोने का, चांदी का, ये जो रुपया का निर्माण हुआ, तो जो चांदी का रुपया निर्माण हुआ वह 1 तोला चांदी शुद्ध था। भार में उसका कितना वजन था? 1 तोला। और उसका मूल्य कितना निर्धारित किया गया? तो 1 रुपया। और 1 ही तोला सोने का भी सिक्का का निर्माण किया गया और उसका नामकरण किया गया मोहर। और उसकी कीमत क्या की गई, क्या लगाया गया? तो 10 रुपया। आप 10 रुपया कह लीजिए या 1 मोहर कह लीजिए। उसके बाद ये जब ये चीज जब निर्माण हो गई, यही बहुत दिनों तक चला। जितने भी मुगल शासन में आए यही मानक रहा। ये जब से अंग्रेज आए तब से इस देश की व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर डाली गई। अंग्रेज जब आते हैं तो पहला एक्ट जो बनता है, पहला एक्ट 1835 में, और उसको कहा गया कि ये रूल ऑफ लॉ है। कानून बनाया गया और कानून बना करके यहीं से लूटपाट हम लोगों की शुरू होती है। 1835 जो बुक में उस एक्ट की कॉपी भी दी गई है, वो 2 पन्ने की कॉपी है, आप लोग पढ़िएगा। उसमें पूरे सोने का, चांदी का वजन कितना चाहिए वो सब लिखा है, कितना उसमें मिलावट है ये भी लिखा है। तो 1835 में पहली बार उसका कूटकरण किया गया, अर्थात मिक्स किया गया, उसमें से असल चीज निकाली गई, चुराया गया। 92% की शुद्धता रखी गई, 8% उसमें मिक्स किया गया सोना के उस मुहर में और चांदी के उस सिक्के में। यहीं से शुरुआत होती है एक्ट के द्वारा 1835 से। ये पहली भारत में लूटपाट थी। इसका ऐसा नहीं है, जबरदस्त विरोध हुआ था।
ये भी है, लिखित है कि उस समय कलकत्ता, भारत वो अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता से ही गवर्न होता था पूरा देश, तो कलकत्ता में, बंगाल में इसका जबरदस्त विरोध हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बलपूर्वक उस आंदोलन को या उस विरोध को दबा दिया गया और ये एक्ट लागू हुआ। अब सोचिए उसका मूल्य कितना निर्धारित किया गया, तो 15 रुपए। जिस मोहर की कीमत 10 रुपए थी, अब उसी मोहर की कीमत कितनी हो गई, 15 रुपए। अब सोचिए कि अगर आज सोने का रेट 1 लाख रुपया है मान लीजिए, और कल उसको 1.5 लाख कर दिया जाए, तो कितना बड़ा हंगामा खड़ा होगा देश में। भाई 50,000 रातों रात बढ़ जाए तो बहुत होता है ना। ऐसे हुआ और बढ़ा, और इसको लेकर के जबरदस्त विरोध भी हुआ, लेकिन जबरन उसको दबा दिया गया और यहीं से लूट शुरू हुई और वह लूट निर्बाध रूप से चलती रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह लूट कोई नई नहीं है। अब वहां से फिर उन्होंने एक्ट बनाया 1862, 1870, 1906, ऐसे करके बनाते चले गए। लेकिन 1906, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज क्वाइनेज एक्ट 1906 ही वैध मुद्रा मानी जाती है। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया 1835, वही मानक आज भी स्टैंडर्ड के रूप में, उसको लीगल के रूप में, वैध के रूप में, उसी मानक को आज भी माना जाता है। अभी इतना ही नहीं, जब अंग्रेज आते हैं तो इस देश में इस तरीके की लूटपाट किए, कागजी मुद्रा सब लाए। अंग्रेजों के आने से पहले कागजी मुद्रा नहीं था, और उन्होंने 1882 में पेपर करेंसी एक्ट बनाया कि भाई ये सोने और चांदी के जगह पर अगर आप रुपया अपने पास रखते हैं तो ये इसके बदले, ये कागज के बदले आपको सोने और चांदी के ये सिक्के मिलेंगे। और बनाने के बाद वह लागू हुआ, कागज की मुद्रा चली। और आपको शायद पता नहीं होगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के पहले एक रिसर्च पेपर ब्रिटेन से निकला, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। वो देता है कि 1862 से लेकर के 1934 के बीच जो पेपर करेंसी निकाली गई, उसकी सिक्योरिटी मनी जो रखी गई थी सोने और चांदी के रूप में, वह सिक्योरिटी मनी 4,36,700 टन सोना था। ये सुनकर के आपको विश्वास नहीं होगा, हम सोना इसलिए कह रहे हैं कि वो सोना और चांदी दोनों था। लेकिन इस समय गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है, उन्हीं लोगों का बनाया हुआ कानून है कि गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी जो रुपए का स्टैंडर्ड होगा वो सोना होगा। तो सोना के अनुसार अगर उस रुपए को बनाया जाए तो वह होता है 4,36,700 टन सोना। अगर उस सोने को इस देश की आबादी 125 करोड़ मान लिया जाए तो लगभग एक आदमी का 250 ग्राम से अधिक जाएगा। अब सोच लीजिए कि अगर आपके घर में 4 परिवार है तो 1 किलो सोना आपका। ये अभी कुछ दिनों की लूट का उन्होंने उसका रिसर्च करके और रिसर्च पेपर तैयार करके दिया था, जिसको कोई नहीं काट सकता। वह कोर्ट में भी मान्य होता है। रिसर्च पेपर कोई साधारण चीज नहीं है, वो बिल्कुल प्रमाण के साथ आता है।
और ये सब चीजें मैंने बुक में दिया। बुक में बहुत कुछ आपको मिलेगा, हम सारी चीजें यहां नहीं, लेकिन बहुत संक्षिप्त में और सारगर्भित तरीके से बिल्कुल सरल ढंग से उसमें समझाया गया है। इस तरीके से करके ये लूटपाट, माने ये समझ लीजिए कि हम लोग कभी ना गरीब थे, आज भी नहीं हैं और भविष्य में भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमको इतना धन दिया है। संपदा क्या है? सोना चांदी थोड़े ना है। असल संपदा तो प्राकृतिक संपदा कही जाती है। ये हवा है, पेड़ है, पौधे हैं, फल है, मूल है, अनाज है। अभी अनाज न हो तो बताइए आदमी जिंदा रहेगा? लेकिन रुपया न हो तो काम चलेगा, हम जीवित रहेंगे। लेकिन अन्न न हो, असल धन है ये। लेकिन उन लोगों ने कुछ इस तरीके की ये अर्थनीति बनाई कि आज जिस रुपया में, आप लोगों को पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो वो घटना हुई थी, जजों के सामने लेकर के रुपया रखा गया और लोग भागे। आज अगर रुपये को सही कर दिया जाए, वही वैल्यू उस रुपये में डाल दिया जाए, तो सारी समस्या का समाधान हो जाए, कोई गरीब नहीं रहेगा। ये हमको गरीब बनाया गया। दूसरी बात ये कि नियमतः दुनिया का कोई भी मापक के मानक में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, वो स्थिरांक होता है। और इन लोगों ने रुपया के मानक को घटाते 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 बिल्कुल खत्म कर दिया। अब वो हो गया है रुपया कागज का टुकड़ा। और विडंबना देखिए कि अगर इस समय डॉलर में भी कोई सोना नहीं है और रुपया जो अब भारतीय मुद्रा, ये भी कागज का टुकड़ा है, इसमें भी कोई मानक स्टैंडर्ड सब हटा दिया गया। इस हटाने के बाद भी अगर डॉलर यहां आप जाएंगे लेने तो एक डॉलर करीब करीब 100 रुपए में मिलेगा। अब ऐसे समझिए, एक अमेरिकी व्यापारी अगर 100 अपना 1 किलो सोना लेकर के आता है यहां, तो वो जादू मंत्र से 100 किलो हो जाता है। और यहां से 100 किलो सोना लेकर के भारतीय अगर कोई व्यापारी गया, चाहे कोई व्यक्ति गया, तो वहां जादू मंत्र से 1 रुपया हो जाता है, 1 किलो हो जाता है। ये कौन सा शास्त्र है? ये कौन सी गणित है भाई? अगर सोना होता तो दोनों को आदमी बराबर कर लेता कि भाई हमारे मान लीजिए 1 रुपये में अगर 100 मिलीग्राम सोना है, या और उनके डॉलर में 200 मिलीग्राम सोना है, तो हमारा 2 रुपया और उनका 1 डॉलर बराबर हो जाता। तो 2 रुपया और उनका 1 डॉलर पर चलता। तुम्हारे में भी कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है, हमारा भी कागज का टुकड़ा है, खाली अंक लिख दिया गया है 1 डॉलर, और तुम्हारे ऊपर लिख दिया है, हमारे ऊपर लिख दिया गया है 1 रुपया। लेकिन अब हम जब डॉलर लेंगे तो 100 रुपया देंगे, 90 रुपया देंगे। ये कैसे? इसका मापन कैसे हुआ है? एक तो ये हो गया। अब आ जाइए, हम जब रिसर्च कर रहे थे तो एक बहुत अहम चीज मिला। आपने बैंक नोटों पर देखा होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का वचन खंड लिखा रहता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हम जब पुणे स्थित जो भारतीय रिजर्व बैंक का अभिलेखागार है, वहां जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च के दौरान वहां से जो दस्तावेज मिले, उस दस्तावेज पर जब गवर्नर के वचन खंड पर मेरा ध्यान गया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। पहले सिर्फ अंग्रेजी में लिखे जाते थे, आप लोग बुक पढ़ेंगे तो मिलेगा।
I promise to pay the bearer on demand at any office of issue. धारक के मांगे जाने पर हमारे किसी भी ऑफिस से वो जितने रुपए का नोट है उतने रुपए का सोना या चांदी का सिक्का तुरंत प्राप्त कर सकता है। उसका मतलब जो पहले छापा जाता था वो इंग्लिश में था। 1968 में 68 के बाद ये लोग हिंदी और इंग्लिश जो इस समय आप देख रहे हैं ये 68 के बाद आया, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें एक जबरदस्त उलटफेर किया गया। उसमें क्या किया गया, आ तो ऑन डिमांड इट एनी ऑफिस ऑफ इशू, इस शब्द को हटा दिया गया। इस समय जो देख रहे हैं उसमें से ऑन डिमांड इट एनी ऑफिस ऑफ इशू इस शब्द को हटा दिया गया। यह क्या है, या तो ये पेपर करेंसी का कूटकरण है और ये अपराध है, इसमें आजीवन कारावास तक का सजा है। जैसे सिक्के के कूटकरण में है वैसे ही इसमें भी है। ये ऐसे समझिए कि जैसे ये खेत है, रुपया बैंक नोट क्या है, जैसे आपका खेत है, कहीं जाना होता है तो कोई खेत तो लेकर के जाता नहीं है, अपना खतौनी या उसका दस्तावेज जो होता है वही ना लेकर के जाता है, और जिसको दिया जाता है वो देख लेता है कितना लंबा चौड़ा, उसमें पूरा उसकी कहानी लिखी रहती है। ठीक इसी तरीके से पेपर करेंसी क्या है, तो उसी सोने चांदी का सर्टिफिकेट है। ये पेपर करेंसी एक्ट 1882 में लिखा है। ये एक्ट जब हमको मिला तो मैं दंग रह गया। अच्छा, इन सब चीजों को देखिए, कुछ सिद्धांत होते हैं उसको कोई नहीं बदल सकता। जैसे सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, जैसे 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 1000 ग्राम बराबर 1 ग्राम। ये घंटा मिनट सेकेंड क्या है, या तो इसे समय का मापन होता है। फीट क्या है, या तो दूरी का मापन होता है। किलोग्राम क्या है, वजन का मापक, ये भार की मापक है। ठीक उसी तरीके से रुपया क्या है, तो ये मूल्य का मापक है, इससे मूल्य का मापन होता है। तो सवाल ये हुआ कि इसका मानक क्या है। आज तक ये जब मैंने सवाल उठाया, आज तक इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। और जब मैं खोजा और जब वो दस्तावेज मिला, कॉइनेज एक्ट 1906, 1835, 1862, 1870 सारे एक्ट हैं। इतना मिला कि मुझे एक एक्ट की तलाश थी। और अब मत पूछिए कितना है दस्तावेज। पूरे दस्तावेजों की ढेर है। वो तो कुछ दस्तावेज बुक में लगाया गया, अगर सब लगा दिया जाए तो बुक रामायण जितना मोटा हो जाए। अब ये जो गवर्नर के वचन खंड का ये जो किया गया है कूटकरण, ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये सारे मुद्दे उठाने के लिए बिल्कुल हम लोग तैयार थे, लेकिन वो होता है समय के पहले कुछ नहीं हो पाता है। तमाम इधर उधर की घटनाएं घटी, किसी कारण से वो नहीं हो पाया। अब उसकी सारी तैयारियां हो रही हैं और इसीलिए यह बुक बनाई गई कि इस बुक के आय से हम लोग इस काम को करेंगे। क्योंकि देखिए, आजकल का समय ऐसा है कि किसी से कहिए कि आप हमको 500 रुपया दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, देश की सेवा करनी है, कोई देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन हम लोग अपने इस ज्ञान को दे रहे हैं जिसके बारे में देश को कुछ पता होता नहीं है। पहले तो लोग बात सुनने को तैयार नहीं थे,
और जब प्रमाण आया तो आज पूरा देश में कैसे जागृत हो रही है, ये किताब कैसे मतलब लोगों को जगा रही है, ये सब हम लोग जा करके देख रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो काम हो रहा है ये बहुत तेज गति से हो रहा है। आप लोगों को मैं इस मामले में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप एक सधे हुए मजे हुए लोग हैं। आप लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है और बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र का। हम लोगों का ये प्रैक्टिकल रहा है। हम खुद यहाँ के जिला जेल में बंद रहे 21 दिन, तो ये सब कहने की बात नहीं है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, हम विशेष रूप से यह संदेश अपने उन साथियों को देने आए हैं जो इस लड़ाई को लड़ चुके हैं कि भाई आपका काम बहुत तेज गति से हो रहा है और आप लोग बिल्कुल चुपचाप जो आपसे बन पड़े उसको कीजिए, और जिस दिन आपकी जरूरत पड़ेगी हम खुद आएंगे, संदेश भिजवा दिया जाएगा और आप लोगों को जो भी अवगत कराना होगा हम लोग कराएंगे। कारण यह है कि देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा है, और पता नहीं ये किसकी क्या दया है, आशीर्वाद है कि आज पूरे देश में घूमने का, जानने का अवसर मिल रहा है, और जिस तरीके से लोगों में जागृति आ रही है मैं खुद आश्चर्यचकित रह जाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र जी आए हैं दिल्ली से। इस बुक की जब चर्चा चली तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या थी। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस एक इशारे में आपको बता दें, इन्होंने कहा कि वर्मा जी आप इसकी समस्या को छोड़िए, ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या है, अब इसका समाधान हम करेंगे। और आज देखिए ये बुक तैयार हो गया। इस बुक की तैयारी में मुझे लगा कि आखिर इसमें कैसे कैसे परिवर्तन किया जाए, कोई हमारे पास है नहीं। ये बच्चे जो आए हैं देखिए, सोमदेव और मोहित, इन दोनों का योगदान इसमें बहुत बड़ा है। कहने का मतलब ये कि जब आप उस राह पर चलते हैं ना और बिल्कुल एक संकल्प के साथ चलते हैं, दिल साफ करके चलते हैं, तो साथ वह प्रकृति भी देती है, वह परमात्मा भी देता है, वह प्रभु भी देता है। लेकिन अगर आपके अंदर इस मार्ग में कोई भी अंतःकरण में अगर साफ नहीं होगा, कुछ गंदगी होगी, तो वह आपको चलने नहीं देगी। इसलिए हम आज विशेष रूप से, मुझे बहुत खुशी हुई, हम यहाँ आने के, हमको बताया भी नहीं गया, यहाँ आने के बाद इस लड़के ने बताया कि आपको चलना है लखीमपुर। हम बड़े चक्कर में पड़ गए। हमने कहा ये बताओ 9-10 दिन तो अभी दिल्ली में रहेंगे, तो अच्छा मेरी इच्छा भी थी कि मैं चलूँ लखीमपुर। अरे भाई अपने 2-4-10 साथी पुराने हैं, दर्शन दिया जाएगा, दर्शन लिया जाएगा। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि मैं आज तक कहीं भी नहीं गया। जाना हुआ तो बिल्कुल ऐसे ऐसे जगह गया कि जहां हम लोगों से कोई मतलब, हम लोगों के टाइप के लोग वो लोग नहीं हैं। और इस देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, एक से बढ़कर एक विद्वान हैं। हम देखते हैं उन लोगों को तो मतलब हमें आश्चर्य होता है कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऐसे देशभक्त पड़े हैं, उन्हीं को बस निकालना है। क्योंकि ये काम अगर चाहें कि हम वर्मा जी अकेले कर लें, शर्मा जी अकेले कर लें, ये असंभव है, क्योंकि ये देश इतना छोटा नहीं है।
हम उसका अध्ययन कर रहे हैं ना, घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं। इसलिए हम आपके पास समय नहीं देते हैं कि आप लोग एक समझे बुझे व्यक्ति हैं, आपको बहुत समझाना बुझाना नहीं है, और आप लोग जब जरूरत पड़ेगी तो कभी भी खड़े रहेंगे। आपको कोई कसौटी पर कसने की भी जरूरत नहीं है, आप कसा चुके हैं। बस यही मैं कहने आया हूं कि अगर भविष्य में ऐसी कोई जरूरत पड़े तो आप अवश्य आइएगा। दूसरी बात यह कि मुख्य रूप से यहां आने का पर्पज यह भी रहा कि इस बुक के बारे में मैं आपको बता दूं। यह बुक बहुत मेहनत से तैयार की गई है और इस पे जितने भी पहले के जो पहली बुक हमारी थी उसमें और इसमें बहुत अंतर है। उस बुक में सिर्फ किसान और मजदूर के बारे में ही जो शोषण हुआ था उसके बारे में लिखा गया था। हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे लूटे जाते हैं, उनके वेतनमान में कैसे लूट होती है, हाई कोर्ट के जजेस कैसे लूटे जाते हैं, उनके वेतनमान में कैसे लूट होती है, जिला के जज कैसे लूटे जाते हैं, जिला के एसपी और डीएम इनके वेतनमान में कैसी विसंगतियां हैं, कैसे लूटे जाते हैं, उन सबका इसमें पर्दाफाश किया गया है और बिल्कुल गणितीय ढंग से। तो मैं ये चाहूंगा कि इसका जितना अधिक से अधिक हो सके आपको जन जन तक पहुंचाना है। और करना क्या है, अगर कोई तैयार होता है व्हाट्सएप नंबर है, ये इसमें आपको मिल भी जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और उसके माध्यम से आप इसकी बुकिंग कराइए। और इस महीने मुझे लगता है कि इस महीने के अंत में इसका वितरण शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका वो लॉन्चिंग कराना है और हमको लगता है कि ये जो इसका विमोचन होगा, इसकी जो लॉन्चिंग होगी वो संभवतः अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लगता है गुजरात में हो। तो जो भी लोग अगर वहां पहुंचना चाहे तो वहां भी पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से आपसे मुझे यही कहना था, और इसको अब हम चाहेंगे कि मैं बहुत कुछ रात भर जगा हूँ आने में, शायद आप लोगों को पता होगा 4 बजे भोर में हम लोग 4:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं, तो थोड़ा सर भी भारी है, कुछ बोलने के मूड में नहीं हूँ। तो बस हम जिस उद्देश्य से आए थे कि आपका दर्शन लेंगे और दर्शन देंगे, इसमें मैं सफल रहा। और अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो हम चाहेंगे कि आप लोग उसको क्षमा कर देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, जय सुभाष, वंदे मातरम। आप बोलिए थोड़ा सा अपना। आप ने बताया कि कैसे रुपए के माध्यम से हम सभी का शोषण किया गया है।